ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसके लिए जब हम सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, आइदर वो हम ग्राफिकली परफॉर्म कर रहे हो या हम आइटरेटिव मेथड के अकॉर्डिंगली कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। वो चाहे हम ग्राफिकली ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लें, चाहे हम मैथमेटिकली मीन आइटरेटिवली उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें। जी जी। वंस के जब हम हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाता है, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें बेसिकली क्या बताती है कि अब अगर हम अपने जो ऑप्टिमम सॉल्यूशंस आ गए हैं, उन ऑप्टिमम सॉल्यूशन को रखते हुए अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस या कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड, बेसिकली जिनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स, जी और जो हमारी कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड्स हैं जिनको हम रिसोर्सेज कहते हैं, अगर हम उसमें कितना का चेंज करें कि जी जी। हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो सॉल्यूशन है वो चेंज ना हो। ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके z के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। मीन ऑप्टिमम सॉल्यूशन की वैल्यू, मीन प्रॉफिट या अच्छा। कॉस्ट कम ज्यादा हो सकता है, बट आपको प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उसी जो जितना वो चेंज आया है, और वो चेंज आप पुट करें और ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालें, आपको प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक, जनरली लेकिन प्रॉफिट और कॉस्ट कम या ज्यादा हो हो सकती है। सकता है, हो सकता है। लाइक जैसे हम सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया 2x प्लस 3x2, ठीक है, अब ये मेरा सपोज एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो मैं वट जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, मैं कहता हूँ इसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाला, तो मेरा z का सपोज आंसर आता है 10। ठीक है, अब मैं, मेरा जो ठीक। पैरामीटर है वो है 2। अब मैं उस 2 को कितना का चेंज कर सकता हूँ कि मुझे इस प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व ना करना पड़े। तो z की वैल्यू जो 10 है वो भी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो x1 और x2 की वैल्यूज आई हैं, वो मुझे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक। सो जी जी। सो इसी वजह से जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है, इसको हम पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, कि वंस वी गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, नाउ वी कैन डू द एनालिसिस फॉर फर्दर। ठीक है, इसमें अब हमारे पास दो तरह की चीजें ठीक। आ जाती हैं। वंस कि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हो। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब ये है कि हम उसके स्लोप के चेंजेस को देखते हैं, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो स्लोप है वो कितना का चेंज हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। सेकेंडली, हम जो कंस्ट्रेंट्स राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड मीन कंस्ट्रेंट्स का मीन जो रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर हम चेंजेस को देखते हैं। अब वो चेंज को क्या करते हैं कि जो आपने सही। कंस्ट्रेंट ड्रॉ की हुई है, हम चेक करते हैं उसका जो शिफ्ट है, ऑब्वियसली जो शिफ्ट है वो हम पैरेलली करेंगे ऊपर या नीचे की तरफ। ठीक है, वो हम शिफ्ट कितना का करें कि हमारा अच्छा। जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है उसके ऊपर इफेक्ट ना आए। ठीक है जी। अब ठीक। जब हम आगे चलेंगे तो राइट हैंड साइड जब हम स्पेशली यहाँ पे आते हैं, तो उस वक्त फिर हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो शिफ्ट अगर हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करें, तो वो कंस्ट्रेंट मस्ट बी बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए। उसी के लिए हम सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो अच्छा। प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन जेड के अंदर चेंजेस हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का पता है क्या होती है? ठीक। जी जी, लेफ्ट हैंड साइड जिसकी राइट हैंड से इक्वल हो। बिल्कुल बिल्कुल, सो वो हमारी जो है वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स है। तो इट मींस कि अगर हमने राइट हैंड साइड के अंदर चेंजेस को नोट करना है, तो उसके लिए कंपलसरी है कि आपकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हों। ओके, अब हम जो अच्छा। है वो ठीक है हकीम साहब, ये मैं समझ, लेकिन मुझे इसके ये जो ग्राफिकल बात जो हुई है, बात है ना, मुझे उसमें मसला है, क्योंकि ग्राफिकली मुझे क्लियर नहीं हुई ये बात। ओके ओके, मैं अभी वो एग्जांपल की तरफ आ रहा हूँ अब। श्योर। ओके, आपके पास ये एक एग्जांपल है, लाइक 3x1 प्लस 2x2, 2x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 100, 80 एंड 40। सो हमने ये उसका ग्राफ बनाया, वी गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है जी,
कि ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या आ गया, 180, x1 के है 20, x2 के है 60, और ये जो 180 है वो किस पॉइंट पे है, पॉइंट बी पे है। ठीक है जी। ओके, जी अब ये जो शेडेड रीजन है, वी नो दैट कि दिस इज कॉल्ड एज द फिजिबल रीजन। ओके जी ओके, अब हमने क्या की है, पोस्ट ऑप्टिमलिटी एनालिसिस करने के लिए हमने हर जो कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी हमने स्लोप कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पे अच्छा अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x2 अगर मैं इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाता हूँ तो वो क्या बनती है, दैट इज लुक लाइक दिस वे, x2 इज इक्वल टू z/2 माइनस 3/2 x1। ये क्लियर है? जी, ये बस मैंने यहीं से सीखा, मुझे वो बेसिकली समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे कैलकुलेट होता है स्लोप। ओके ये कैसे कैलकुलेट हम करते हैं, x2 इस वक्त आपका क्या है, y एक्सिस पे है, x1 x एक्सिस पे है। ठीक है, जब मैं ये कहता हूँ जी जब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे x2 के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 3x1 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। ठीक। ठीक है, तो वो मेरे पास आ जाएगा 2x2 इज इक्वल टू z-3x1, जी जी और 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा z/2 माइनस 3/2 x1। ठीक। होगी, ठीक है जी। अब जी इसी बिल्कुल। अब इसी तरह से जब मैं अपनी जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, फिनिशिंग कंस्ट्रेंट है, उसको अगर मैं उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना चाहूं तो x2, अब ये 2x1 को मैं उधर लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, x2 इज इक्वल टू, फिलहाल इनइक्वालिटी को भूल जाए, x2 इज इक्वल टू 100 माइनस 2x1, तो स्लोप क्या आ गई, -2। जी माइनस। ठीक होगी। ठीक है जी। इसी तरह से आपकी जो ये नेक्स्ट कारपेंट्री कंस्ट्रेंट है, इस कारपेंट्री कंस्ट्रेंट में अगर हम x2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करें तो इसकी स्लोप क्या आ गई, -1। ठीक है, ठीक जी। क्योंकि जी 80, बिल्कुल। क्योंकि आ जाएगा 80 माइनस x1, राइट। जी बिल्कुल ठीक। ओके, अब क्योंकि हमारे पास जो डिमांड कंस्ट्रेंट है उसमें x2 है ही नहीं, इट मीन उसकी स्लोप 0 है। ठीक है, मीन उसको कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो x2 है नहीं उसमें। अच्छा ठीक हो गया। रीजन क्योंकि वो बिल्कुल x2 के पैरेलल है। ठीक है ना? पैरेलल ठीक। ठीक है, ओके। फिलहाल तो ये मैं जस्ट एक बेसिक से आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, अगर ये क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। बिफोर परफॉर्मिंग सेंसिटिविटी अच्छा। एनालिसिस, बेसिक सोल्यूशन क्या होता है पता है आपको? नहीं, इतना क्लियर नहीं है। ओके, बेसिक सोल्यूशन बेसिकली ये होता है कि आपकी जो हर इक्वेशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे होते हैं ना, वो आपका बेसिक सोल्यूशन कहलाता है। मीन ईच इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स को, ईच सोल्यूशन टू एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मीन ठीक। हर इंडिपेंडेंट जो आपके पास कंस्ट्रेंट आ रही है, उस इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट की जो भी सॉल्यूशंस हैं वो बेसिक सॉल्यूशंस हैं। सही हो गया, मतलब x1 x2 की जो वैल्यू हो गई। जी बिल्कुल, लेकिन वो x1 x2 की वैल्यू क्या है, आपकी फिनिशिंग कंस्ट्रेंट के डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जो कि इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, जी। कारपेंट्री के डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करें इंडिपेंडेंटली, अभी मैं इनको कंबाइन नहीं कर रहा। अच्छा। और इस कंस्ट्रेंट के डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी डिमांड कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो जो जी जी। तमाम के तमाम पॉइंट्स जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तमाम के तमाम पॉइंट्स जो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तमाम के तमाम पॉइंट्स जो डिमांड कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वो बेसिक सोल्यूशन है। सही, बिल्कुल सही होगी। ओके, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि हमने पूरे के पूरे सिस्टम को सॉल्व करना है, तो हमारे लिए बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। सो अच्छा। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, जिसको हम फिजिबल रीजन भी कहते हैं, वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो कि आपकी तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सही सही। ठीक है,
सो ये जो शेडेड रीजन है ये आपके तमाम की, इसके अंदर जो भी पॉइंट आप अपने उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करें वो आपकी तमाम की तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है जी। ओके, सो इसलिए उसको हम फिजिबल रीजन या फिर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कह देते हैं। ओके, ठीक हो गया। वंस कि हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया, नाउ वी कैन डिटरमिन बेस्ड ऑन द स्लैक वेरिएबल कि हमारी कंस्ट्रेंट बाइंडिंग कौन सी और नॉन बाइंडिंग कौन सी है। डू यू हैव आइडिया कि स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स क्या होते हैं? जी, कुछ आइडिया है इसका। ओके, स्लैक वेरिएबल्स क्या होता है कि आपके पास कह लें कि अनयूज रिसोर्सेज को हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरा ये जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया है x1 20 है, x2 60 है। जी जी। ठीक है, अगर मैं इसको अपनी फर्स्ट कंस्ट्रेंट में पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 × 20 + 60 = 100 आ जाएगा। ठीक है जी। जी So, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि मेरी जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है। ओके, एग्जैक्टली, जी जी। अगर ये मेरी कंस्ट्रेंट बाइंडिंग है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्लैक है वो 0 है। जी ठीक है, अगर स्लैक 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने अपनी फिनिशिंग कंस्ट्रेंट के जो रिसोर्सेज थे, सपोज वो 100 मिनट्स थे फिनिशिंग करने के लिए, तो वो मैंने 100 के 100 मिनट्स यूज कर लिए हैं। जी। ठीक है, सिमिलरली कारपेंट्री में भी यही आ जाएगा क्योंकि वो 20 + 60 80 आ जाएगा। इट मीन मैंने कारपेंट्री के भी जो रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे यूज कर लिए हैं। यूज जब कर लिए जी। जबकि अगर हम डिमांड में देखें तो x1 20 है, x2 नहीं है, तो इट मीन 20 यूनिट्स बच गए हैं। ठीक है जी। जी इसका जी। इसका मतलब ये है कि वहां पे मेरे पास स्लैक की वैल्यू अवेलेबल है विच इज 20। इट मीन मैंने 20 यूनिट्स अभी भी वो मेरे अनयूज्ड पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी। सो ये हमारी क्या आ गई, स्लैक ओवर, मीन लेफ्ट ओवर रिसोर्सेज को हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं। ठीक है जी। सही, बिल्कुल। और जो सरप्लस होता है दैट इज ऑपोजिट टू स्लैक, मीन ये बेसिकली नेगेटिव फॉर्म में हम करते हैं। वो लेफ्ट ओवर अनयूज होता है, ये होता है एक्सेस ऑफ यूजेज। ओके, ठीक, मतलब अगर ये लास्ट कंस्ट्रेंट में हमारे पास अगर हाँ, लाइक अगर क्यों, हम ज्यादा यूज कर लेते। बिल्कुल बेसिकली सरप्लस को मैं ऑपोजिट इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि स्लैक वेरिएबल हम उस वक्त यूज करते हैं जब लेस देन कंस्ट्रेंट होती है, और जब ग्रेटर देन होती है तो फिर सरप्लस आ जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है, बिल्कुल। तो आप इसको आसानी के लिए याद रखने के लिए ये कह सकते हैं अगर ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है तो हम नेगेटिव स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं। सही। ठीक है, बिल्कुल। ओके। अब हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल और बेसिक वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जब हम आइटरेटिव मेथड करेंगे तो वहां पे जाके ज्यादा ये इंपॉर्टेंस आ जाती है। सो इवन हम ग्राफिकल मेथड में भी बता सकते हैं कि मेरे बेसिक कौन से और नॉन बेसिक कौन से। सो नॉन बेसिक वेरिएबल्स आपके वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अच्छा। जब आपने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया, वंस यू हैव फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को अगर आप अपनी कंस्ट्रेंट्स में पुट करो, वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू 0 है वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, और वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज नॉन जीरो है वो आपके बेसिक वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक, सही। ठीक है, बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, x1 x2 x3। अच्छा। वो कैसे, वो इस वजह से कि अगर मैं x1 और x2 तो मेरे डिसीजन वेरिएबल है, जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसमें क्या करूंगा, +s1 = 100, इसमें क्या करूंगा +s2 = 80, और थर्ड कंस्टेंट में क्या करूंगा +s3 = 40। ठीक। ठीक है, तो जब हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाला तो वो आया 20 और 60। अब जो फर्स्ट कंस्टेंट है उसमें x1 20 x2 60, तो आपके पास जी ये क्या हो गया, 0 हो गया। सो इट मींस
अब मेरे पास जीरो वैल्यू किसकी आ गई, S1 की, S1 जी जी बिल्कुल। और सेकंड कंस्ट्रेंट में भी मेरे पास वैल्यू जीरो आई किसकी, S2 की। S2 जी। ठीक है, सो इट मीन S1 और S2 जो है वो मेरे नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। ठीक बिल्कुल। सो इट मीन मेरे बेसिक वेरिएबल्स क्या बन गए, x1 x2 और s3, क्योंकि s3 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि x1 की वैल्यू 20 है, तो s3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 माइनस 20, तो दैट इज 20। 20 जी जी। ओके, सो दिस इज द बेसिक, सही बिल्कुल ठीक हो गया। okay, this is basically the basic part about how to find the basic feasible solution, how to find the optimum solution, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या, स्लैक, सरप्लस, बेसिक, नॉन बेसिक और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है जी। ठीक बिल्कुल। ओके, अब हम सेंसिटिविटी एनालिसिस की तरफ आते हैं, लेकिन जो मुझे, मैंने इसको दो एग्जांपल्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले जरा बिल्कुल बेसिक सिंपल वाली एग्जांपल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी। ओके, जी इस जी बिल्कुल। इस एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है कि मुझे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, और मेरा जो x1 का कॉफिशिएंट है वो 1 है और x2 का कॉफिशिएंट है 1.2। ओके, जो मेरी कंस्ट्रेंट है वो मशीन 1 और मशीन 2 की कंस्ट्रेंट्स हैं 2x1 x2 लेस देन 180, और इसी तरीके से ये सेकंड मशीन की कंस्ट्रेंट आ गई। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सब्जेक्टिव इस लीनियर मॉडल का मैंने ऑप्टिमम सॉल्यूशन पॉइंट निकाल लिया। सो वो मेरे पास क्या आ गया जी, at point this which is 40 और 84, मीन x1 40 है और x2 84 है। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। ओके, अब मुझे क्या करना है, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है, तो मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस जो सबसे पहले परफॉर्म कर रहा हूँ वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट में कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट की सेंसिटिविटी एनालिसिस से मुराद ये ली जा रही है कि x1 का जो कोफिशिएंट 1 है, अगर वो 1 से चेंज होके कितना मैं उसमें चेंज ले आऊं, लाइक वो 1 से 2 की तरफ या 1 से 0 की तरफ अगर वो जाता है, सो मैं कितना प्लस माइनस तक उसको चेंज कर दूं कि मुझे इस सिस्टम को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये 40 और 84 ही रहेगा। सही। ठीक है जी। ओके, जी मैं एक सेकेंड, इसमें आपको मेरा माउस नजर आ रहा है? जी नजर आ। ओके, इसमें अब आप देखिएगा कि लाइक जब हम सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरा इस वक्त ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये वाली लाइन पे है। ठीक है जी जी। बिल्कुल। ओके, अब जब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉफिशिएंट को मैंने चेंज करना है, सो विच इज राइट नाउ 1, सो अब अगर हम x2 के परस्पेक्टिव से चलेंगे, ठीक है जी, तो मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास मशीन 1 की कंस्ट्रेंट का ग्राफ है, लाइन है, जी जी बिल्कुल। और ये वाली जो सेकंड है ये मेरे पास मशीन 2 की लाइन है। अच्छा जी सही हो गया। ओके, अब आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन आ रही है जिसको हम आइसोप्रॉफिट लाइन कह रहे हैं, वो आइसोप्रॉफिट लाइन आपकी बिल्कुल इन दो लाइन को के सेंटर में है। सेंटर में ठीक है। ठीक। हकीम भाई उससे पहले मैं ये पूछ लूँ आपसे कि जी। ये स्लोप -5/6 कैसे आ गई है, या नहीं अभी जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ आपको ये हमने कैसे कैलकुलेट की है। ये बिल्कुल जैसे हमने पीछे पहले सॉल्व की थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं विद रिस्पेक्ट टू x2 स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो ठीक है जी। जब मैं x2 के रिस्पेक्ट से स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आप x1 को जब लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, z माइनस x1, जी और फिर हम क्या करेंगे हम 1.2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.2 x1।
ठीक है जी जी। जी बिल्कुल। अब ये जो -1/1/1/2 है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10/12। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। सो अब अगर उसको हम सिंप्लीफाई करें, सो 2 × 2, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, 10/2 5 और 12/2 6 आ जाएगा। सो -5/6 लोग आ गई। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी, ठीक हो गया जी जी। ओके जी, ओके। सो अब आपके पास ये जो लाइन है, ये आपको पता है ना, ये हम लाइन किस बेसिस पे ड्रॉ करते हैं? जी ये मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा था, लीनियर में इसका मतलब ऊपर जाते रहते हैं और जहां पर ये इंटरसेक्ट हो जाए वहां पर आइसोप्रोफिट हो जाती है मिनिमाइजेशन के केस बिल्कुल, नॉट मिनिमाइजेशन। जब मैक्सिमाइजेशन केस हो तो में। आपने ओरिजिन से अपर साइड की तरफ जाना होता है। अच्छा, ओरिजिन से अपर, और मिनिमाइजेशन हो तो फिर ऑब्वियसली नीचे की साइड पे आना हाँ, होता मिनिमाइजेशन केस हो तो आपने अपर साइड से बॉटम जीरो की तरफ आना होता है, ओरिजिन की तरफ। ठीक है जी। है। और ये ठीक। करने के लिए आप z की वैल्यू आर्बिट्रेरी पुट करते हो। लाइक जैसे जब मैं यहाँ पे था तो मैंने z की वैल्यू कुछ और रखी और x1 + 1.2 x2 करके उसको लाइन को ड्रॉ किया, और फिर मैं ऊपर को मूव करता रहा और अनटिल उस वक्त तक मूव करता रहा जब तक वो इस पॉइंट को कट नहीं कर गया। सो वो किस पॉइंट पे तो कट किए, कि दैट इज पॉइंट दिस। तो हकीम भाई, वैसे तो ये पूरा बेसिक सवाल है, लेकिन इसमें हम पहले z की वैल्यू पुट करते हैं और फिर ये लाइन ड्रॉ करते हैं। जी बिल्कुल। ये कोई इशू नहीं है, बेसिक सवाल पूछे, कोई मसला नहीं है। जब हम ग्राफिकली ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो आप जी जी। z की जो वैल्यू है वो आप आर्बिट्रेरी पुट करते हो। ठीक है, मसलन ठीक। जब मैं अगर सपोज z की वैल्यू 0 रखूंगा तो मेरे पास x1 और x2 की वैल्यू भी 0 आएगी, तो मेरे पास लाइन कौन सी होगी, ये वाली ड्रॉ होगी। ठीक है ना, यहाँ पे। कौन कौन सी, मुझे नजर नहीं आया आपको माउस। अब वो मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की हुई, दैट इज .0। नजर नहीं आया आपको माउस। जी जी। 0 पे जी जी ओरिजिन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो। ठीक है। अब अगर आप कहते हो कि अगर सपोज मैं z की वैल्यू सपोज मैं 20 रखता हूं, तो 20 रख के x1 की वैल्यू क्या आएगी और x2 की वैल्यू क्या आएगी? x1 की तो 20 आ जाएगी और x2 की 20 और 1.2। बिल्कुल। तो वो उस वैल्यू को निकाल के आप जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक ठीक ठीक। समझ आ गया या मैं कैलकुलेट कर दूं? मुझे समझ आ गया, मतलब z की वैल्यू रखेंगे तो उसके अगेंस्ट दो पॉइंट्स आ जाएंगे जिसपे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपने उस लाइन को जस्ट अपर साइड की तरफ शिफ्ट करते जाना है, और आपने उस वक्त तक शिफ्ट करते रहना है जब तक वो आपके किसी एक कॉर्नर पॉइंट को कट ना कर दे। सो जैसे वो कॉर्नर पॉइंट को कट कर रही है, इट मीन वो कॉर्नर ड्रॉ। पॉइंट आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ठीक है जी। बिल्कुल। ओके, अब मैं आपको आगे जाने से पहले मैं आपको इसका एक देसी तरीका भी बता देता हूँ। देसी तरीका बेसिकली ये है कि वंस के आपने जब उसका फिजिबल रीजन, जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आप सिंपली जो उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जैसे ये इसका एक कॉर्नर पॉइंट है 0 0, ये इसका कॉर्नर पॉइंट है 100 0, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली x1 आपका 40 है और x2 आपका 84, और ये एक कॉर्नर ठीक। पॉइंट है। आप क्या करें, अगर मैक्सिमाइजेशन केस है तो जस्ट इन पॉइंट्स को आप अपनी x1 और x2 की जगह पे पुट करें। जिस पॉइंट के अगेंस्ट आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आपका ऑप्टिमम पॉइंट है। हम्म, ठीक ठीक जी, विंस्टन में भी ये तरीका है बिल्कुल। ठीक है जी, बिल्कुल। सो इसी तरीके से आप जो है वो मिनिमाइजेशन केस में भी कर सकते हो। ओके, अब हम वापस आते हैं। तो हमारा क्या था कि हमने जब लाइन ड्रॉ की तो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन ये ड्रॉ करी थी जब आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम था। ठीक है जी। सो ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे ये लाइन कट कर रही है। जी जी। ठीक है, विच इज
राइट नो एट द सेंटर ऑफ आपके मशीन 1 कंस्ट्रेंट और मशीन 2 कंस्ट्रेंट के दरमियान में लाई करिए, अपर पार्ट में भी और बॉटम पार्ट में भी। ठीक है, इज इट क्लियर? हेलो। हाँ जी जी, क्लियर हो गया। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने कहना है कि हम इसी पॉइंट पे, इस ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर ही रहेंगे, बट हम अपर साइड से इस लाइन को कितना ऊपर नीचे तक ले जा सकते हैं कि मेरा ये ऑप्टिमम पॉइंट चेंज ना हो। सिमिलरली मैं यहाँ x1 से इस लाइन को कितना लेफ्ट और राइट साइड की तरफ ले जा सकता हूं कि मेरा ऑप्टिमम पॉइंट चेंज ना हो। मींस ये जो ऑप्टिमम पॉइंट से मुराद मैं ले रहा हूँ कि 40 और 80 से ये लाइन डेविएट ना करे। ठीक है, जी ओके। हकीम भाई, ये पॉइंट रिपीट कर जी जी जी, मैं रिपीट करता हूँ। सकते हैं आप? जी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट को चेंज करना है। ठीक है, और वो हम कितना का चेंज करें जी। कि आपका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 40 और 84 वो चेंज ना हो। सो विच मींस कि मैं जो x2 का कोफिशिएंट इस वक्त 1.2 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसके अंदर मैं कितना प्लस माइनस करूं, मीन ये इस लाइन को मैं कितना नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लेके जाऊं। ठीक है, ले जा जी सकता हूं कि मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो चेंज ना हो। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं x1 के कोफिशिएंट को कितना चेंज करूं, मीन इस लाइन को कितना लेफ्ट साइड या राइट साइड की तरफ ले जा सकता हूं कि मेरा जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो 40 और 85 है वो चेंज ना हो। जी जी ठीक हो गया। हकीम भाई, इसमें मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि हम आइसो प्रॉफिट लाइन को क्यों डील करें, जबकि जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो तो हमारे पास 84 और 40 है। लेकिन वो आपने जो 80 और 84 कैलकुलेट किया है वो किसकी बेसिस पे किया है? उसी आइसोप्रॉफिट लाइन की बेसिस पे किया है ना? हमने तो उस कॉर्नर पॉइंट के अगेंस्ट किए। नहीं, वो कॉर्नर, वो आइसोप्रॉफिट लाइन उस कॉर्नर पॉइंट को कट करेगी। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना, कट करने से क्या मुराद है, टेंजेंट लाइन होगी। टेंजेंट लाइन जी समझते हैं? टेंजेंट। बिल्कुल। सो जी ये जी। आइसोप्रॉफिट लाइन बेसिकली उस ऑप्टिमम पॉइंट को टेंजेंट करते हुए कट कर रही होती है, और किसी भी कॉर्नर पॉइंट को वो कट नहीं करेगी। अच्छा। ठीक है जी, उसी पॉइंट को वो टेंजेंट लाइन करते हुए कट कर रही होगी, इसलिए हम फिर उसी लाइन को डील करते हैं। सही हो ठीक गया। है, सो बेसिकली इन अदर सेंस हम ये कह रहे हैं कि उस पॉइंट के ऊपर जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप बन रही है, सो वो जेनेरिकली वही होती है जो हमने पहले कैलकुलेट की हुई है। ठीक है ना, सो वो उस स्लोप के अच्छा ठीक। परस्पेक्टिव से, क्योंकि स्लोप वो थी जिसकी वजह से उसने उस ऑप्टिमम पॉइंट को कट किया। ठीक है। ठीक ठीक। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं जी, अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट मैं पहले लेके चल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x2। ठीक है जी, जी जी। सॉरी विद रिस्पेक्ट टू मैं x1 लेके चल रहा हूँ। सो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x1 के कोफिशिएंट के लिहाज से चल रहा हूँ, तो मेरे पास जो z का कोफिशिएंट आ रहा है, दैट इज कि अब मैं ये बेसिकली देखना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है। सो वो हमारे पास स्लोप आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दैट इज कि x1 आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, और 1.2 से हम डिवाइड करेंगे तो वो हमने कैलकुलेट कर ली -5/6। ठीक है जी, ठीक जो ठीक। हमने पीछे पहले सॉल्व की थी। अब हम वन बाय वन करके डील करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स को। सो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x1 और x2। जो मेरा पहला वेरिएबल है x1, उसका कोफिशिएंट इस वक्त 1 है, तो मैंने उसको डील करना है कि मैं 1 से कितना का डेविएट करूं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो चेंज ना हो। तो इसलिए उस 1 की जगह पे मैंने रिप्लेस क्या कर दिया, c1। सो इट मीन मुझे c1 की रेंज जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी,
बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने C1 की रेंज कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, मैंने अपने Z के अंदर X1 का कोफिशिएंट C1 बना दिया, और मैंने उसको C1 लिखने के बाद अब मैंने इस लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैलकुलेट की। जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए क्या कर लिया, x1 को मैंने लेफ्ट साइड पे ले गया, तो x2 इज इक्वल टू माइनस C1 बाय 1.2 x1 प्लस Z बाय 1.2 आ गया। ये क्लियर है? ठीक है, जी जी। जी जी बिल्कुल, ये हाँ जी जी क्लियर है। ओके इसी तरीके से हमने जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है उसका विद रिस्पेक्ट टू x2 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल लेना है, और इसी तरीके से सेकंड मशीन का। सो वो हम कैसे निकाल दें, सही। लाइक अगर हम फर्स्ट मशीन की कंस्ट्रेंट देखें तो क्या आ रही है, 2x1 प्लस x2। फिलहाल हम इनइक्वालिटी को भूल रहे हैं, सपोज ये इक्वल है, इक्वल 180, तो ये क्या बन जाएगा, x2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2x1। जी बिल्कुल। और सेकंड कंस्ट्रेंट में क्या बन जाएगा, थ्री x2 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 x1। जी बिल्कुल। ओके सो वो मेरे पास ये वाली आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स। क्लियर? जी बिल्कुल। ओके इस वक्त जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x2 था वो क्या था, -5/6। जी जी ठीक जी है जी। बिल्कुल। ओके और मेरे पास जो मशीन 2 को मैं पहले लेके चल रहा हूं, ठीक है जी, मेरे पास जो मशीन 2 की कंस्टेंट है वो ये वाली है, जी ठीक है। और मशीन 2 की कंस्ट्रेंट की स्लोप क्या है मेरे पास, -1/3। ठीक हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताएं -1/3 बड़ा होता है या -5/6 बड़ा होता है? -1/3। बिल्कुल। सो इट मींस कि अगर मैं -5/6 को बढ़ाऊं, कितना का बढ़ाऊं, और वो मेरी मशीन 2 जो -1/3 है इसको वो क्रॉस ना करे, ठीक है। मसलन अगर वो कहते हैं कि अगर आपका जो स्लोप ऑफ z है -5/6, अगर ये एक्सीड कर जी जाए इस -1/3 को, जी जी ठीक है ना, तो आपका जो ऑप्टिमम पॉइंट है जो हमने निकाला था जिसके ऊपर 80 और 84 आया था, विच इज मैंने उसको सी पॉइंट का नाम दिया है, ठीक है। अगर आपकी जो स्लोप -5/6 से बढ़कर -1/3 तक पहुंच जाए या इसको क्रॉस कर जाए, तो आपका जो ऑप्टिमम सोल्यूशन है वो सी नहीं रहेगा, वो चेंज होके डी हो जाएगा। अच्छा। इस बात को समझें आप? जी समझ, पॉइंट समझ लो जी। बिल्कुल। इसको मैं दोबारा से अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बात करूं तो इस वक्त जो आपने अर्लियर आइसो प्रॉफिट लाइन निकाली थी वो ये लाइन बन रही थी, ठीक है जी, जी जी विच इज -5/6। अब अगर मैं इसको एक्सीड करूं, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है तो डाउन साइड की तरफ एक्सीड होगा, ठीक है जी, जी डाउन, जी ठीक है। जब मैं इसको एक्सीड करूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है वो जीरो की तरफ आएगी ऊपर से, ठीक है। अच्छा। और जो x1 की तरफ है वो 200 मीन 300 की तरफ मूव करेगी, जैसे ये मैंने लाइन शो भी की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ये वाली, कि ये वाली लाइन जो है वो अगर चेंज होके ये वाली बन जाए, जी जी ठीक है ना, तो वो किस फॉर्म में होगा कि जब आपके z फंक्शन की जो स्लोप है वो एक्सीड हो रही हो मशीन 2 से, तो इसका मतलब है आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, जो कि हम चेंज नहीं चाहते, ठीक है। सो जी जी अगर हम चेंज नहीं चाहते तो इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी लेस देन हो किसके, स्लोप ऑफ मशीन 2 के, लेस देन हो, बिल्कुल। ठीक है जी। सो आपका जो स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या था, -C1 डिवाइडेड बाय 1.2, जी जी ठीक है।
और स्लोप ऑफ मशीन 2 क्या था, -1/3। ठीक है और लेस देन साइन हमने इसलिए डाला क्योंकि कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप इससे बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है ओके, अब मैंने क्या किया है, हमने सिंपली 1.2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर ले, वी विल गेट C1 इज ग्रेटर देन 0.4। ये अब कैलकुलेशन देख लें, ये क्लियर है आपको? जी क्लियर है ये कैलकुलेशन ओके, सो इसका मतलब ये है कि आपका जो C1 है वो 0.4 से नीचे नहीं आना चाहिए, मीन 0.4 या ऊपर होना चाहिए, राइट? सो ठीक ये हमने क्या निकाली, इसकी लोअर बाउंड कैलकुलेट कर ली C1 की। इस वक्त वो 1 है, एक्चुअली वो 1 थी। इट मीन वो 1 से अगर डिक्रीज होते होते 0.4 तक भी आ जाए तो आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन चेंज नहीं होगा, 0.4 से ऊपर ऊपर जब तक रहेगा। अब हम निकालते हैं कि 1 से वो कितना की इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं दूसरी साइड की तरफ। ओके, पहले हमने जी क्या लिया था, ये वाली कंस्ट्रेंट ली थी मशीन 2 की, और हमने इस लाइन को इस तरफ मूव किया था। अब हम इसको अपर साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। तो अब मेरे पास जो मशीन 2 की स्लोप है वो क्या है, -2। जी जी ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो स्लोप है -5/6, ठीक है, अगर वो मशीन 1 के स्लोप से -2 से लेस हो जाती है, ऑब्वियसली मीन अगर हम इसको इस तरफ मूव करते हैं, जी ऊपर जाएगी तो लेस होती जाएगी बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर लेस हो जाए तो आपका ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो सी से चेंज होके बी हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। अच्छा और ठीक इसमें है, हम लाइन कौन सी देखेंगे हकीम भाई ये बेसिकली मशीन 1 की लाइन है ना, और अच्छा जी जी ये आइसोप्रॉफिट की लाइन है, और आइसोप्रॉफिट की हम्म, लाइन इस ऊपर की तरफ जा रही है, जी जी ठीक है ना। सो अगर हम इसको लेस करने का क्या मतलब है, ये वाली लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी और ये इधर को आती जाएगी। ठीक है ये वाली डॉटेड लाइन को जरा देखें, जब हम इसको जी जी स्लोप को बढ़ाएंगे तो ये इधर को जाएगी और ये इस तरफ को आएगी, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम ये चीज नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, मशीन 1 की स्लोप से। ग्रेटर देन जी जी बिल्कुल ठीक है जी, तो इसका मतलब ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप क्या थी, -C1/1.2। ओके, और आपके जो मशीन 1 की स्लोप थी वो क्या थी जी, -2। सो हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया तो C1 क्या आ गया, 2.4। ठीक ठीक है जी, सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा x1 जिसको हमने C1 कहा था, अगर मेरा x1 का कॉफिशिएंट जो है वो 1 से डिक्रीज करता हुआ 0.4 तक आ जाए या इंक्रीज करता हुआ 2.4 की तरफ चला जाए, तो मेरा जो ऑप्टिमम पॉइंट है C वो चेंज नहीं होगा, वो 40 और 84 ही रहेगा। ठीक हो गया बिल्कुल ठीक है जी, Z की वैल्यू में भी चेंज हो बट ऑप्टिमम पॉइंट चेंज नहीं होगा। गॉट इट? आप गॉट इट बिल्कुल 40 और 84 नहीं चाहिए बिल्कुल वो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपके Z जो है वो मे बी ऊपर नहीं जाए। इसको अगर हम प्रैक्टिकली ले, प्रैक्टिकल मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट जो है जिसको आप X1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, सपोज वो एप्पल है, ठीक है। इस वक्त आप जो जी प्रॉफिट ले रहे हो एक सेब के ऊपर वो 1 रुपया ले रहे हो। सो अब अगर मैं उस प्रॉफिट को जो है वो डिक्रीज कर दूं, सपोज मैं उसको डिक्रीज करता जाऊं अप टू 0.5 ले आता हूं। हेलो जी 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 हेलो, जी आ रही है आवाज? हम्म, हेलो, जी आ रही है ओके। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम अपने उस प्रॉफिट को जो है वो 1 से डिक्रीज जी करते हुए 0.5 तक भी मैं अगर ले आऊं,
तो आपका जो वो ऑप्टिमम पॉइंट था 40 और 84 वो चेंज नहीं होगा। गॉट इट? हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी अब आई है आवाज। ओके 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 जी, ओके। जी अब आई। जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, वो अगर हम प्रैक्टिकली इसको ले, मसलन x1 क्या था आपके पास, प्रोडक्ट 1 थी। हेलो हेलो अब आ रही है जी आवाज? जी अब आ रही है क्यों? चले मैं दोबारा ये शुरू। नेट का मसला बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या हो जाए। ये जी बस, इज इट क्लियर नाउ? जी क्लियर। ओके, ये इसमें अगर कोई मैं आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। हेलो हेलो। जी जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। कि मैं मुझे समझ नहीं आ रही मसला। आपके उधर इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, स्टेबल है? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मेरे पास तो बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा। क्योंकि अमूमन मैं बात करता हूँ, कभी कभी मसला होता है, शायद आज फिर हो रहा है। ओके ओके, आई डोंट नो, ये फिर मैं इधर से, मेरे पास तो सिग्नल बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, बस वो ठीक है, खैर है। जी, क्लियर है ये? अब आ रही है क्यों? ओके ओके, मैं कह रहा हूँ ये वाली रेंज क्लियर होगी आपको? जी ये क्लियर होगी। बस मैं वहां तक बात सुनी थी जहां आप कह रहे थे कि एक एप्पल है हमारे पास और उसका हम प्रॉफिट 0.4 से ओके, 1 है उसकी जी जी जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ वो। मैं अब इसको इस कीमत है, रेंज, उसकी कीमत 2.4 से 2.4 हेलो, तक उसको हम वेरिएट कर सकते जी बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं इसको जरा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक जो हमारे पास x1 का जो कॉफिशिएंट है x, इस वक्त 1 है। फिर जो हमने हैं। जी ऑप्टिमम जिस पे जो c की वैल्यू हमने निकाली थी 40 और 84, ठीक है, ये ऑप्टिमम सोल्यूशन थे जी हमारे पास। ओके, अब इसमें हमारे पास क्या है कि इस रेंज का मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपका ये जो कॉफिशिएंट 1 है, वो अगर डिक्रीज करते हुए, मीन अगर आप प्रॉफिट 1 रुपीज की बजाय आप उसको डिक्रीज करते करते बेशक उस 0.5 तक ले जाओ, या इंक्रीज करते करते 2.3 तक ले जाओ, ठीक है? तो हेलो